कब्रिस्तान की जमीन पर कैसे बन गए दुकान घर? जामा मस्जिद में सटा कब्रगाह, हो ना जाए बवाल बड़ा। अगर जरा भी माहौल बिगाड़ा तो यूपी पुलिस का एक्शन तगड़ा। नापजोख करने के लिए प्रशासन की टीम जो है गठित की गई है। उसके क्रम में पुलिस विभाग के द्वारा भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं और जो आवश्यक डिप्लॉयमेंट है वो हमारे द्वारा किया गया है। दफनगाह की 8 बीघा जमीन, संभल में फिर टेंशन का सीन। कब्रिस्तान की पैमाइश से पहले संभल में आज जरा संभल कर। अभी में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल में आज विवादित मस्जिद से सटे हुए कब्रिस्तान की पैमाइश हो रही है। राजस्व की टीम 8 बीघा जमीन की नपाई करेगी। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मकान और दुकान बनाने का आरोप लगा है। संभल में पुलिस अलर्ट पर है। ड्रोन से इलाके की निगरानी हो रही है। पुलिस फोर्स के साथ ही आरआरएफ और पीएससी की भी तैनाती है। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि इस कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से मकान और दुकानें बनाई गई हैं। जिला अधिकारी के निर्देश पर 29 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बड़ी टीम का गठन किया गया। इसमें तहसीलदार के नेतृत्व में 4 कानूनगो और 22 लेखपाल शामिल हैं। कोई भी माहौल खराब ना कर सके, इसके लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। पीएससी आरएएफ की तैनाती की गई है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी के जरिए भी इलाके में प्रशासन की टीम अपनी नजर बनाए हुए है। यह मामला केवल जमीन की पैमाइश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा से भी जोड़े जा रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि उस दिन जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग की गई। इन्हीं अवैध मकानों और दुकानों की छतों से की गई। ऐसे में प्रशासन इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। हम इस समय संभल में उसी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं जहां पर आज पैमाइश होनी है। लगभग ये 8 बीघा का पूरा कब्रिस्तान है और आरोप ये है कि इस कब्रिस्तान, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा कब्रिस्तान है जिसमें आरोप ये है कि पीछे मकान और दुकानें जो हैं वो इस कब्रिस्तान में गलत तरीके से यानी कि अवैध तरीके से बनाए गए, जिसकी शिकायत जो है वो प्रशासन को की गई। जिसके बाद अब इस कब्रिस्तान, जिसकी बताते हैं कि लगभग 8 बीघा जमीन है, इसकी पूरी पैमाइश होगी यानी कि नापा जाएगा। जिला प्रशासन यहां पर पहुंचेगा, पुलिस प्रशासन जो है वो काफी संख्या में है और जो भी अवैध दुकानें या मकान इसके अंदर हैं, बताया जाता है कि 21 दुकानें हैं जो कि अवैध रूप से यहां पर बनी हुई हैं, उनकी पूरी पैमाइश होगी। और जब पैमाइश होगी और अगर वो दिखता है, प्रशासन को लगता है कि ये अवैध कब्जा है, तो इसको गिराने की कार्रवाई भी आगे होगी। लेकिन आज लगभग बताया जाता है कि 21 दुकानें और कुछ मकान हैं जो कि अवैध तरीके से इस कब्रिस्तान पर बने हुए हैं। और ये पूरा कब्रिस्तान है, ये आप देख सकते हैं, जो लगभग 8 बीघे का है। और ठीक इसके साथ में अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो ये वो जो संभल की वो शाही जामा मस्जिद है जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ था। और इसके ठीक सामने, गेट के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ये वो कब्रिस्तान है। काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जब पैमाइश यहाँ की हो, इस कब्रिस्तान की हो, तो कोई भी उसमें अवरोध उत्पन्न ना करे। इसकी पूरी तैयारी जो है वो पुलिस और प्रशासन ने की है। ये आप आपको दिखाएंगे कब्रिस्तान जो लगभग बताया जाता है कि 8 बीघे है। और ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, इसके साथ में इसके पीछे दुकानें हैं और इन्हीं दुकानों, लगभग 21 दुकानें बताई जाती हैं जिनको ये कहा जाता है कि ये पूरे अवैध तरीके से इस कब्रिस्तान में बनी है। तो ठीक जो शाही जामा मस्जिद है उसके सामने ये कब्रिस्तान है। और नीचे आप देखेंगे अभी जिला प्रशासन जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचा हुआ है। पुलिस बल जो है वो काफी संख्या में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वो पुलिस ही पुलिस है यहाँ पर। और कोई भी जो है शाही जामा मस्जिद तरफ से इस तरफ ना आए, इसको लेकर तमाम बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं ये शाही जामा मस्जिद का मेन गेट है
वहां पर भी आप देखेंगे काफी संख्या में पुलिस बल है। इस कब्रिस्तान के बाहर काफी पुलिस बल है और राइट साइड पर आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ भी पुलिस ने पूरे तरीके से जो है वो बैरिकेडिंग की है। पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है ताकि जब पैमाइश के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग पहुंचे तो किसी भी तरीके से उनको जो है कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने की है, पुलिस प्रशासन ने की है। तो अब किसी भी समय यहाँ पर जो है जिला प्रशासन की टीम आएगी, वो पूरे कब्रिस्तान जिसकी जैसे पहले भी बताया कि 8 बीघा ये जमीन है, जो भी अवैध कब्जा होगा उसकी पूरी पैमाइश होगी कब्रिस्तान की और उसके बाद अगर वो अवैध कब्जा पाया जाता है तो उनको आगे हटाने की कार्रवाई भी जिला प्रशासन करेगा। संभल में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट है। संभल में 8 थानों की पुलिस तैनात की गई है। स्थानीय पुलिस के साथ रैपिड रिलीफ फोर्स और पीएसी की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। पूरे इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं और पैमाइश से पहले पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। नापजोक करने के लिए प्रशासन की टीम जो है गठित की गई है। उसके क्रम में पुलिस विभाग के द्वारा भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं और जो आवश्यक डिप्लॉयमेंट है वो हमारे द्वारा किया गया है। अभी एसडीएम साहब के द्वारा एएसपी साहब के साथ एरिया का भ्रमण किया जा रहा है और जो हमारी लास्ट टाइम की जो आवश्यक ज़रूरतें हैं या जो कार्रवाइयाँ होनी है वो समय से पूर्ण हो जाए, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कब्रगाह की जमीन पर आखिर दुकान कैसे बन गई, मकान कैसे बन गए, हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। हम उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। अतुल, एक तो पहले ये दिखाए तैयारी कैसी है और आज क्या क्या कार्रवाई होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, मैं ठीक उसी कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हूँ और ये सामने आप देखेंगे शाही जामा मस्जिद है, उसके सामने पूरा कब्रिस्तान है। पुलिस फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी संख्या में पुलिस बल है, रेप्रेक्शन फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, पीएसी यहाँ पर लगाई गई है ताकि जब पूरी पैमाइश के लिए टीम यहाँ पर पहुंचे तो उस समय किसी तरीके का अवरोध उत्पन्न ना हो, इसकी पूरी तैयारी जो है वो पुलिस ने की है। वो आप सामने की तरफ वो देखेंगे, ये गली के बाहर भी पूरी बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी इसके अंदर ना आ सके जब जो जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर पैमाइश के लिए पहुंचेगी। आप देखेंगे ये पूरा कब्रिस्तान है और ये आप जो सफेद दीवारें देख रहे हैं, व्हाइट जो वॉल है, ये वो दीवारें हैं, इसके आगे दुकानें हैं जो कि इस पूरे कब्रिस्तान से सटी हुई हैं। अब आपको यहां पर दिखाएं कि ये पूरा कब्रिस्तान और ये आप देखेंगे पूरी व्हाइट बाउंड्री, सफेद जो ये दीवार है, इनके ऊपर इसके पीछे दुकानें हैं, मकान बने हुए हैं और इन्हीं के ऊपर ये आरोप है कि ये जो मकान है, दुकानें हैं, ये कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर बने हुए हैं। और ये आप ठीक मेरे सामने देखें कि बाकायदा सोलर पैनल जो है वो भी छतों पर यहां पर लगे हुए हैं। तो इसी की शिकायत जो है वो प्रशासन से की गई थी। ये कहा गया था कि 8 बीघे जमीन जो है वो कब्रिस्तान की है और इस पर अवैध तरीके से मकान और दुकानें बनाई गई। ये आप देखेंगे ये पूरा कब्रिस्तान और ठीक इसके सामने एक गेट जो है वो और शाही जो मस्जिद है उसका यहां पर खुलता है। तो अब से कुछ देर बाद मीनाक्षी ये माना जा रहा है कि जो जिला प्रशासन की टीम यहां पर पहुंचेगी, एक बड़ी टीम है जो कि यहां पूरी इसकी पैमाइश करेगी। लोगों को शुक्र मनाना चाहिए और खुश होना चाहिए कि प्रशासन जो है उनके कब्रिस्तान के ऊपर जो अतिक्रमण किया हुआ है उसे मुक्त कर रहा है। बहुत शुक्रिया अतुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुआ है। शहर शहर उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। खबर हापुड़ से, जहां पुलिस ने गौ तस्करों का इलाज किया। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अब तेज हो गया है। हापुड़ में मुठभेड़ के बाद 4 गौ तस्करों को पुलिस ने दबोचा। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली इलाके में पुलिस को एक खेत में गौ तस्करों के होने की सूचना मिली। पुलिस गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी पुलिस को सूचना मिली कि अल्लाह बख्शपुर गांव के एक खेत में गौ तस्कर मौजूद हैं जो गौवंश की हत्या करने वाले हैं। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहां मौजूद गौ तस्कर पुलिस को देखकर फरार हो गए और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई जब की तो उस कार्रवाई में गौ तस्करों का हौसला टूट गया। अकील नाम का एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने यहां से अकील, नदीम, जैद और अकबर को गिरफ्तार किया है। उधर ग्रेटर नोएडा में भी यूपी पुलिस ने बदमाशों को सबक सिखाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, ग्रेटर नोएडा में कार लुटेरे गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई और उसके बाद पुलिस ने अमित उर्फ मुत्तू कसाई और शैलेंद्र नाम के 2 बदमाशों को दबोचा। 23 दिसंबर को इन्होंने एक प्रोजेक्ट मैनेजर से कार लूटी थी। पुलिस ने वो कार भी बरामद कर ली है, साथ ही इनके पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। ये मुठभेड़ कासना थाने में हुई है।
जैसे ही पुलिस ने इन्हें ओमिक्रॉन इलाके के ग्रीन बेल्ट में घेरा तो इन्होंने पुलिस पर ही गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को दबोचा। 23 दिसंबर को इन बदमाशों ने नवीन नाम के शख्स की कार रोकी। पता पूछने के दौरान उन्हें पिस्टल के बट से मारकर बेहोश किया और फिर उनकी कार लेकर फरार हुए थे। पहले कार लेकर फरार हुए और अब बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश में लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे बदमाश हो, चाहे गौ तस्कर हो या चाहे चोर ही क्यों ना हो, हर किसी को अच्छे से सबक सिखा रही है पुलिस। प्राची, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई है वो हर एक बदमाश पर लागू होती है, भले ही वो हीनियस क्राइम का आरोपी हो या फिर पिटी क्राइम का आरोपी हो, यानी कि चाहे क्राइम बड़ा हो या क्राइम छोटा हो, हर बदमाश के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस एक तरीके से निपट रही है और उसका इलाज जो है वो सही तरीके से कर रही है। यही वजह है कि इस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस वीक चल रहा है। डीजीपी हेडक्वार्टर्स में परसों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सारे सीनियर ऑफिसर्स से, जिसमें कमिश्नर हो, एसएसपीज हो, एसपीज हो, सबसे मुलाकात की है और एक ही मंत्र दिया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। फिर चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पूर्वांचल की बात कर लें, गौ तस्करों की बात कर लें, जहां हापुड़ इलाके में गौ तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, या फिर ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, जहां पर युवक के ऊपर गोली चलाने के बाद जो आरोपी बदमाश हैं वो मौके से भाग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है और सभी बदमाशों को न्यूट्रलाइज। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गुंडों का होगा पक्का इलाज, अगर आए उत्तर प्रदेश में तो फिर अपराध का बोलबाला तो नहीं चलेगा, कानून का डंडा चलेगा। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के आपके अपने शहर अमरोहा से है। बदमाश का सही इलाज अगर देखना हो तो यूपी आए। जो तस्वीरें आई हैं वो गुंडे बदमाशों को दहशत में डालने के लिए काफी हैं। ये देखें, लंगड़ाते हुए चलते हुए ये गुंडे हैं। गुंडागर्दी करने वाले 4 बदमाशों का अमरोहा पुलिस ने इलाज कर दिया है। पकड़े जाने के बाद चारों बदमाश पुलिस से माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। गजरौला इलाके में यात्री बस को रोककर शहनवाज, वकील, अजीम और शहाबुद्दीन ने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। यात्रियों के साथ मारपीट की। बस मालिक से विवाद के बाद चारों बदमाशों ने नेशनल हाईवे 9 पर बस रोककर गुंडागर्दी की। इसके बाद पुलिस ने इन सभी को दबोचा और अच्छी खासी मरम्मत की। और उसी मरम्मत का नतीजा है कि माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इस तरह की गलती दोबारा ना करने की बात कह रहे हैं। बस दरअसल दिल्ली से सीतापुर जा रही थी। इसी दौरान इन बदमाशों ने गुंडागर्दी की। बस मालिक के साथ इनका विवाद हो गया था। बदला लेने के लिए इन चारों ने बस में तोड़फोड़ की, शीशे तोड़ दिए, यात्रियों के साथ मारपीट की, लाठी डंडों से लैस होकर इन बदमाशों ने उत्पात मचाया। जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो देखिए कैसे गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं और उसी माफी की बार-बार रट भी लगा रहे हैं। किसी के सीधे नहीं छोड़ेंगे साहब, और कुछ वजह साहब गलती होगी हमसे, माफ जानते साहब, गलती होगी हमसे माफी जानते साहब, आगे वाले ऐसे कर लिया साहब, माफी चाहते आज के बाद किसी के सीधे नहीं छोड़ेंगे साहब, और कुछ वजह साहब गलती होगी हमसे, माफ जानते साहब, गलती होगी हमसे माफी जानते साहब, आगे वाले ऐसे कर लिया साहब, आज के बाद ऐसे आगे वाले साहब गलती हो गई, आज के बाद इस तरह की गलती नहीं होगी, बस के शीशे नहीं तोड़ेंगे, ये सारी बातें कह रहे थे। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि पूरा मैटर क्या है। आखिर इन गुंडों ने कैसे बस में उत्पात मचाया। पुलिस के आगे चारों बदमाश गिड़गिड़ाने लगे। दरअसल इन्होंने यात्री बस को रास्ते पर रोक लिया। उस बस को रोकने के बाद गुंडाई करने लगे। अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 पर एक बस को रोककर इन्होंने उसके शीशे तोड़े। लाठी डंडों से लैस होकर ये आए थे वहां पर। यात्री जो बस में बैठे हुए थे उनको भी इन्होंने पीटा। बस के सामने अपनी बुलेरो खड़ी करके इन्होंने बस को रोका और फिर गुंडागर्दी करने लगे। इनके नाम एक बार फिर से आप सुनिए, शहनवाज, वकील, अजीम और शहाबुद्दीन, जो देखिए अब किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। इसमें दिनांक 27/12 की रात्रि का एक प्रकरण था जिसमें किसी बस में तोड़फोड़ की गई थी। इसमें हमारी सहयोगी इला कासमी जुड़ गई हैं इसी खबर पर। इला, ऐसा इलाज हुआ है, ना वकील की वकालत काम आई, ना अजीम की कोई वो जो माफी मांगते दिखाई दे रहे थे, हाथ जोड़ी कर रहे थे, उनका भी असीम इलाज हो गया है। तो जरा ये बताएं, ये हेकड़ी तो निकाल दी गई,
पर ऐसे तो बहुत सारे गुंडे मवाली और होंगे, उससे क्या इसका असर पड़ेगा? ठीक इला, मैं लौटूंगी आपके पास। पहले एक खबर दिल्ली की बता देते हैं, फिर इस खबर पर आपका रिएक्शन हम ले लेंगे। दिल्ली के गीता कॉलोनी से खबर आई है, जहां एक कुत्ते को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कुत्ते के काटने पर जब पड़ोसी ने कंप्लेन किया तो दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई और दोनों ओर से एक दूसरे के समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। बहस के बाद घर के बाहर दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिचुएशन को कंट्रोल किया। इला, ये खबर लेकर आई हैं और ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहले आप ये तस्वीरें देखें, फिर इला से जानकारी लेंगे। गीता कॉलोनी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। लोग यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लाठी आपको रॉड इनके हाथों में दिख रही होगी, डंडे दिख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि विवाद क्या है, किस बात को लेकर दो लोगों में, दो गुटों में आपस में लड़ाई हो रही है। दरअसल एक कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट दिया था, उसके बाद इस तरह के हालात पैदा हो गए। इला काज़मी हमारे साथ बनी हुई हैं। इला, ये पूरा मामला क्या है बताइए, और एक कुत्ते के काटने के बाद विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि कई सारे लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे पर डंडों से हमला करने लगे? जी बिल्कुल मीनाक्षी, एक बार फिर से कुत्ते के काटने से लेकर के बड़ा विवाद दिल्ली में खड़ा हो गया है। ये विवाद कल रात को 11 बजे खड़ा हुआ है, जब दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली कि आपस में बहस के बाद दो पक्षों में मारपीट हो रही है, क्योंकि एक पक्ष के कुत्ते ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को काट लिया था। दरअसल नीलम सिंघल नाम की ये व्यक्ति हैं, जिनका एक पालतू कुत्ता था, जिसने एक और व्यक्ति को काट लिया, और जिसकी शिकायत रिजवान नामक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस को करी। दिल्ली पुलिस वहां पर गई और दोनों पक्षों में बीच बचाव करवाया, दोनों पक्षों को शांत कराया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए कि मारपीट की गई है, मारपीट के आरोप लगाए। इसके बाद नौबत तो तब आई ना कि जो ये डॉग ओनर है, उनसे अगर अपना डॉग संभाला नहीं जाता तो फिर उन्हें ऐसा लालन पालन नहीं करना चाहिए। अगर भाई किसी व्यक्ति को अगर काट लिया डॉग ने तो उसका तो आक्रोश फूटेगा ही, लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो वाकई में थोड़ा हैरान करने वाला है कि इतनी मारपीट हो गई, इतने लाठी डंडे भी चल गए, इतने लोग वहां इकट्ठा हो गए। एक बार फिर से ये जरा तस्वीरें दिखा लेते हैं दर्शकों को। ये देखिए, दिल्ली के गीता कॉलोनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इतने सारे लोग यहाँ आपस में एक दूसरे से देखिए किस तरह से लड़ रहे हैं। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दो पक्ष के लोग हैं। एक पक्ष की महिला के कुत्ते ने दूसरे व्यक्ति को काट लिया। व्यक्ति को जाहिर सी बात है गुस्सा आया और उसने पुलिस में जाके शिकायत कराई। जब पुलिस में शिकायत कराई तो महिला के पक्ष के जो लोग थे वो देखिए किस तरह से उन पर हमला करने लगे लाठी डंडों से। प्रयागराज से खबर है, जहां लगने वाले माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से होगी, लेकिन उससे पहले संतों ने प्रदर्शन कर दिया है। जमीन आवंटन में सुविधा न मिलने का आरोप लगाते हुए साधु संतों का ये प्रदर्शन हो रहा है। नाराज वो इस बात से हैं। ऐसे में दर्जनों की संख्या में साधु संत इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। साधु संतों की मांग है कि उन्हें मेला क्षेत्र में जमीन दी जाए। साधु संतों का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक उन्हें पर्याप्त जमीन नहीं दी गई है। प्रदर्शनकारी साधु संतों का यह भी कहना है कि माघ मेले में उनके साथ उपेक्षा की जा रही है और यही कारण है कि आक्रोश बढ़ रहा है। मेला प्राधिकरण का दावा है कि जमीन आवंटन का काम पूरा हो चुका है। हम लोग व्यवस्था के लिए यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हमें व्यवस्था बनाना खुद आता है। हम खुद व्यवस्था बना लेंगे। डाल दिए हैं सबका प्रार्थना है ना, और नहीं होता ये जो रोड पर जो महात्मा है इन सबको ले चल। जब अगर माघ मेला में संत लोग इतने दूर दूर से आशा करके अगर माघ मेला में आए हुए हैं तो संतों को इस तरह से अनदेखा करा जा रहा है। क्यों? बोले कभी तो ये कह रहे हैं किसी को तो प्लाट के लिए दे दिया लिख के, बोले भाई लिख दिया प्लाट, उसके कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी को जगह ही नहीं मिली है। 4 बार 5 बार हमने अपना सेवक भेजा हुआ था। सेवक को भेजने के बाद ये कहा कि बाबा जी आपको आना पड़ेगा। जब हम आए तो यहाँ चिट्ठी लगी हुई है, बोले प्लाट बंद हो गए, अभी इससे जगह आगे जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई गुजरात से आया, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है। बड़े दूर दूर से महात्मा लोग आए हैं, धुंध में और कोहरे में महात्मा लोग आए हैं और चक्कर काट रहे हैं, उनको फिर भी जगह नहीं मिल रही है। फिर ये आश्वासन कैसे से है?
हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, ये जो संतों की परेशानी है, गाड़ी के आगे वो लेट गए, मेरा अधिकारी की गाड़ी को रोक दी, ये नाराजगी और आक्रोश अपनी जगह है। समस्या कहाँ पैदा हो रही है, क्यों जमीन नहीं मिल पा रही है? देखिए, क्योंकि ज़मीन तो सीमित है वहाँ पे संगम के किनारे। अलग अलग सेक्टर आपने तो अभी कुंभ मेला कवर किया मीनाक्षी, आपने देखा है कि किस तरह से वहाँ पर एक टेंट सिटी बसाई जाती है। माघ मेला हर साल होता है और महाकुंभ 5 और जब होता है कुंभ महाकुंभ तब बसती है, और माघ मेले में भी ये टेंट सिटी बसती है। तो इसमें साधु संतों को ज़मीन अलॉट की जाती है अलग अलग सेक्टर्स में। अब माघ मेले में भी पूरे देश से साधु संत प्रयागराज पहुंचते हैं, संगम के किनारे पहुंचते हैं और माघ मेला वहां पर रहते हैं पूरे माघ मेला के दौरान। अब ये जो साधु संत प्रदर्शन करने पहुंचे थे, इनका ये कहना था कि इनको ज़मीन नहीं मिल पा रही है, ये बार बार चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो मेला अधिकारी है, उनका जो कैंप ऑफिस है वहाँ के, ये कई चक्कर लगा चुके हैं, ऐसा इनका दावा है। और जब ये पहुँचे थे प्रदर्शन के लिए तो ये कहा जा रहा है कि उसी समय कुछ अधिकारी उनके सामने से चले गए, उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए ये और ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब समझाया बुझाया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो परेशानी हो रही है साधु संतों को, इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जाएगा, क्योंकि ये साधु संत देश के कोने कोने से आए हुए हैं। मीनाक्षी, 3 तारीख से माघ मेले की शुरुआत होनी है, लगभग 1 महीने का माघ मेला चलेगा। ऐसे में साधु संतों की नाराजगी को लेकर सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो परेशानियां हैं जमीन आवंटन को लेकर साधुओं की, उन परेशानियों का हल निकाला जाएगा। अब ये तस्वीरें देखिए, ये वो नाराज साधु हैं जिनका ये कहना है कि माघ मेले में इन्हें जमीन का आवंटन नहीं हुआ है, सही तरीके से इन्हें जमीन नहीं दी गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां हिंदू परिवारों को शस्त्र बांटने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने 16 नामजद करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की, साथ ही 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हिंदू रक्षा दल नाम के एक संगठन ने गाजियाबाद के शालीमार गार्डन हिंदू परिवारों को तलवारें और फरसे बांटे, साथ ही धार्मिक नारे भी इन्होंने लगाए। धर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु जय श्री राम, जय श्री राम। घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों को घर में घुस कर कुछ करे तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। अब जैसे ही ये वीडियो, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हिंदू समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात ना हो, इसके लिए हर हिंदू परिवार के पास आत्मरक्षा के साधन होने चाहिए। हालांकि हिंदू रक्षा दल का जो अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी, उनकी बात की जाए तो वो फरार है। साधारण मैसेज है, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए जो हिंदू परिवार हैं उनको हम ये कह रहे हैं कि भाई अपने घरों में शस्त्र रखो। जब शस्त्र होंगे तो ना चलाना भी सिखाएंगे और आप भी खुद भी चलाना सीखेंगे। और जब कभी कहते हैं पागल कुत्तों का जब झुंड या जाहिलों की, जिहादियों की झुंड आपके घरों के सामने खड़ा होगा, भविष्य में पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी सामान्य है। पर ऐसी स्थिति जैसे बांग्लादेश में हो रही है, वहाँ से हिंदू जो है अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा डरा हुआ। वो ऐसी वीडियो देख के इतना डर रहा है, पर उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं कि हिंदू रक्षा दल जैसा संगठन भी आपके बीच में है। वो बिल्कुल ना डरें। सरकार से और सबसे जितनी भी वो उम्मीद रख रहे हैं, उससे ज़्यादा उम्मीद वो स्वयं से रखें। आपकी बहन बेटे को बचाने के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा या हिंदू रक्षा दल नुमाइंदा बाद में आएगा, पहले आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं। नहीं, हथियारों का वितरण करके ये कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं? सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, और फिर ये हथियार बांटकर क्या पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाना चाहते हैं? ये बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल ठीक कहा मीनाक्षी आपने। अभय पराशर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, देखिए संदेश देने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये गलत दिशा में संदेश जा रहा है। देखिए ज्योत्सना, और यही वजह है कि जैसे ही ये वीडियो संज्ञान में आया गाजियाबाद पुलिस के, उसके तुरंत बाद पुलिस की टीम पहुंची। ये गाजियाबाद का जो इलाका है, यहां पर ये हिंदू रक्षा दल का दफ्तर है, पिंकी चौधरी इसका अध्यक्ष है। फिलहाल आप देखेंगे तो दोनों जो शटर है बंद है, ताला लगा हुआ है। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये कल का ही मामला है। 29 तारीख को इस टेबल पर तलवारों को सजाया गया। सजाने के साथ ही
आसपास के जितने इलाके हैं, गलियों में हिंदू परिवारों को तलवार बांटी गई और उसमें तर्क यह दिया गया कि बांग्लादेश जैसे हालात ना हो, कुछ धार्मिक नारे जो हैं वो लगाए गए और ये कहा गया कि चौधरी फिर फरार क्यों है? इससे अपनी रक्षा करते नहीं बन रहा था क्या? इतने दूसरों को हथियार बांट रहे थे तो फिर खुद आ जाते हैं ना सामने, क्यों डर के अब छुप रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल पिंकी चौधरी अभी फरार हैं। इस पूरे मामले के अंदर मीनाक्षी तकरीबन 16 नामजद आरोपी और इसके अलावा 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची तो पिंकी चौधरी फरार हो गया। उसके कई साथी जो हैं, इस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है कि आखिरकार ये तलवारें कहां से लेकर आए थे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपस में दोनों समुदाय के बीच मतभेद भी हो सकते थे और यही वजह है कि पुलिस की टीम ने जितनी तलवारें यहां पर दिखा रखी थी उनको भी बरामद किया है। बिल्कुल अभय, बहुत शुक्रिया आपका। ये भारत है और भारत जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, ना कि हथियारों के दम पर चलता है। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखें। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है, बांग्लादेश है क्या ये? सुरक्षा है विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं और हिंदुओं के लिए वाकई में इन्हें इतनी चिंता है, बांग्लादेश ना बन जाए हिंदुस्तान, ऐसी चिंता है तो पहले जाके बांग्लादेश में ये हथियार बांटे और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जाकर खड़े हों। ये लाइमलाइट बटोरने का भी तरीका है ना इन लोगों के लिए।